नमस्कार। आज हमारे बुलेट न्यूज इंडिया परिवार के साथ हमारे चिर परिचित नरेश नौटियाल जी हैं। नरेश नौटियाल जी का अगर परिचय हम दें तो नरेश नौटियाल जी गौतम बुद्ध नगर में एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। समाज सेवा जी गौतम बुद्ध नगर में आप भी रह रहे हैं और यहां सबसे बड़ी एक समस्या बिल्डर और बैल की समस्या है। लगभग 5-5.5 लाख से ऊपर प्रवासी आकर के यहां रह रहे हैं। कोई 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से आकर के अपना एक आशियाना बनाया है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि ये अपने आशियाने में भी सुख चैन से नहीं रह रहा है। सच ये है, जो मैंने स्टडी किया है अपने सोसाइटी से भी और मेरे और सोसाइटी में भी फ्लैट्स हैं वहाँ से भी, तकरीबन मुझे जब मेरे कई सोसाइटी में फ्लैट है तो मुझे ज्ञान इसका ज़्यादा होगा। तकरीबन मैंने यही देखा है कि कुछ यहाँ के लोकल के सदस्य गांव के जो फ्लैट ले लेते हैं वो हर तकरीबन सोसाइटीज में है। कुछ ये पॉलिटिकल पार्टियों से जो जुड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं कि नेता बनते हैं, वो सोसाइटियों में अग्रेसिव होते हैं। उनको ऐसे पद दिए जाते हैं, एक लेटर एडम लिख के, तो वो एक्टिव होते हैं। एक तरह से समझो ये भी यहाँ भी एओ पार्टीवाद है, गुड सिस्टम है। मैं तो झूठ बोलता हूँ, भेड़ चाल और झूठ सिस्टम। 10 बंदे 15 बंदे का एक झुंड तैयार होता है और उस झुंड के हिसाब से वो दूसरे प्रतिनिधि को गिराने की कोशिश। पहले व्हाट्सएप में बनता है ग्रुप, एक व्यक्ति लिखता है तो उसको अप्रोच करने के लिए 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति निकल के आते हैं, 4 व्यक्ति साइलेंट बैठे होते हैं। फिर कोई लिखता है तो वो 3 व्यक्ति शांत होते हैं, फिर 4 व्यक्ति फिर लिखते हैं। कहने का मतलब व्हाट्सएप के थ्रू घेरा जाता है व्यक्तियों को, अगर कोई उठने की कोशिश करता है उनके खिलाफ। तो ऐसे उनके दल टाइप के बन जाते हैं, जिसमें ये सेवा भाव का नाम देते हैं। कोई सेवा दल के नाम से दल बना लेते हैं या कुछ भी नाम दे देते हैं, उस नाम को देके वो दल बना लेते हैं। कोई खिचड़ी करा रहा होता है, कोई हलवा पूरी करा रहा होता है, कोई भंडारा करा रहा होता है, कोई सोसाइटी में प्रोग्राम करा रहा होता है, कोई झंडा रोहन कराता है कि मैं झंडा तो मैं ही खींचूंगा। इसके लिए उनका आपसी वो चलता है। नहीं, ये तो चलिए, तो इनिशियली एक चलता रहता है, ये तो है। लेकिन एक अहम मुद्दा ये आता है कि हर सोसाइटी में मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा, जैसा ट्विटर पे सोशल मीडिया पे भी वायरल होता रहता है, लत्तम जित्तम की कहानी क्या है कि उसके बाउंसर आते हैं, बिल्डर के बाउंसर हैं, वो आम पब्लिक को मार रहा है, पीट रहा है, कई जगह कपड़े फाड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था आपका, वो तो लत्तम जो था आपने बोलते हैं, मैं थोड़ा वही स्टेटमेंट में दे रहा हूँ एक तरह से। जब ये ज्यादा हो जाता है तो हर सोसाइटी में तकरीबन 3 चटकुट बन जाते हैं। या तो आप जात पात से मान लो, या तो आप ये मान लो लोकल वोकल जोड़ लो इसमें, या ये मान लो कि क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी मतलब जातीय मान लो, जैसे मान लो इस तरह से। या तो कुछ बीजेपी की संगठित ज्यादातर इसके अंदर जुड़ जाते हैं, यानी नेताओं से संबंधित, और सिर्फ अपना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। मैं तो खुद हैरान हूँ, मेरे पास एक एओ के सदस्य हैं जो पुराने उपाध्यक्ष भी रहे हैं, उनका लेटर मैंने पढ़ा है पुलिस का, और उन्होंने जो मुझे बताया, मैं एटीएस की बात कर रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं व्हाट्सएप में है वो मैसेज। उनको बिल्डर ने नीचे बेसमेंट में स्टोर दिए हुए, जो देता है 150 बंदों को पटा के एक स्टोर दे दिए, अलाउड कर देगी, आप ये यूज करो। तो ये जो बेनिफिट मिलते हैं, किसी को पार्किंग मिल जाती है, किसी को स्ट्रीट पार्किंग मिल जाती है, ये जो छोटे मोटे बेनिफिट बिल्डर देता है, ये छोटा सा स्वार्थ, जबकि ये नहीं पता कि तो उनका अपना ही है, जो कॉमन एरिया उनका अपना है। अगर बिल्डर अपना सर में रखित हो जाएगा, अगर हम सोसाइटी के मेंबर सब आपका समझदार हो जाए, ये जगह ही हमारी है। जो बिल्डर हमसे पैसे लेके हमें दे देता है, हम इस जगह को ना खरीदे तो हमारे पास ही रहनी है। सोसाइटी की इनकम आजीवन की इनकम है, पर उनको समझ नहीं आता। ये नेताओं को, कुछ नेताओं को जगह देता है, बाकियों को भेज देता है। यही प्रक्रिया चलती है, जिसको नहीं मिलता उन गुटों में, सब गुटों को तो नहीं मिलता। 4 गुट है, एक गुट को खुश करना है, 2 गुट को खुश करना है, ज्यादा नहीं खुश करता बिल्डर। गिने चुने 10-15-20 बंदों को खुश करता है, 20 बंदों को खुश करके उसने उसको पकड़ा दिया।
जब उनको कुछ ना कुछ मिल गया, डेफिनेट वो बिल्डर के सपोर्ट में चले जाते हैं, और जिनको नहीं मिला वो उनके विरोध में जाते हैं। तो इनकी गुत्थम गुत्था चलती है, इनकी आपस में भी गुत्थम गुत्था चलती है। कभी ये इकट्ठे होकर सभी तो बिल्डर के साथ गुत्था गुत्था कर रहे होते हैं। ये तकरीबन हर सोसाइटी में है, और यही वजह है कि सोसाइटी में हर आम जो है मिडिल क्लास, इसमें से अगर मान लो अगर 1000 रहती है एक सोसाइटी में, सदस्य रहते हैं 1000 में से सिर्फ 900 सदस्य ऐसे उनको पता ही नहीं है कुछ सोसाइटी में क्या हो रहा है। आपको तो जाना नौकरी करके आना सुना है। 100 सदस्य ऐसे हैं जो एक्टिव होते हैं, जो ये गुत्थम गुत्था के पार्ट होते हैं। वो 100 सदस्य पूरी सोसाइटी का शोषण करवा देते हैं। उनको सोचना चाहिए कि भाई जो तुम्हारी ही चीजें बिल्डर बेच रहा है उस पर पहले अटैक करो। 100 पे 100 एक हो जाओ। 900 तो सोए हुए, 900 तो भैया कभी जागेंगे ही नहीं, 100 जागे हुए हैं। 100 में तुम 4 लोग बनाने क्या फायदा, 25 4 लोग बना लेते हैं। तुम 4 ग्रुपों से तुम्हें क्या फायदा, तुम 4 ग्रुप एक हो जाओ। एक होकर सबसे पहला काम तुम बिल्डर को भगाने का सोचो, बिल्डर से मेंटेनेंस हैंड ओवर लेने की सोचो। हैंड ओवर ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा कुछ भी एथिकल बिल्डर ना कर सके, कुछ भी ना बेच सके, ना पार्किंग बेच सके, ना दुकानें बेच सके, कुछ ना बेच सके। अगर सब इकट्ठे हो जाए, सबसे पहले अपना कॉमन एरिया का अधिकार पाए और अथॉरिटी को लेटर लिख के उसको अधिकार को प्राप्त करें, तो अपना जो स्वार्थ बिल्डर दिया उसको वापस कर देना। हमें ना चाहिए, तुम ना पकड़, हमें तो सबका हित चाहिए, हमारे 900 का भी हित चाहिए। 100 को तो बेनिफिट मिला है ना, 900 को तो नहीं मिला ना। आप 100 बंदी 900 के लिए जाओ, कल ये भविष्य में जो बेनिफिट है पूरी सोसाइटी के लिए फायदेमंद रहेगा। आज तो सोसाइटी नहीं है, सोचो 25-30 साल बाद सोसाइटी की क्या हालत होगी, जब पाइप फटेंगे, लेंटर गिरेंगे, प्लास्टर गिरेंगे, आग लगेगी। कई जगह तो ऐसी संभावनाएं भी है, और कई जगह ऐसा देखा भी गया है, कहीं लिफ्ट गिर जाती है, कहीं पत्थर गिर रहा है, कभी वो छज्जा है वो नीचे आ रहा है, बालकोनी का नीचे आ रहा है, कई घायल भी उसमें। एक बार तो लेकर निस्वार्थ हो गए सारे के सारे। जिसने बिल्डर ने जो दिया भाई पकड़, हमारे पैसे, हमें पैसे वापस कर दे, हमारी वो जमीन हमें नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ बिल्डर सड़क में आ जाएगा जिस दिन जाके, और उस दिन वो सोसाइटी सड़क बन जाएगी। आप निस्वार्थ भाव में रहो, अपना हित दो। आपके पास एक पार्किंग ही आपको मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं। एक पार्किंग का नंबर ही आपको अलॉट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको 2 अलग पार्किंग मिल रही है, इसका मतलब आपने किसी का स्वार्थ, अपने स्वार्थ में किसी का निहित किया, निहित किया कि पूरी सोसाइटी का निहित किया। उसकी मेंटेनेंस से आपका सोसाइटी रन होती भविष्य में उसका, क्योंकि हर व्यक्ति 2 गाड़ी ले रहा है, 3 गाड़ी ले रहा है, तो वो पार्किंग रेंट पे लेगा, वो सोसाइटी से पार्किंग लेगा। सारी शुरुआत में तो बिल्डर को बेनिफिट होता, बाद में एओ को बेनिफिट होता। इसमें बिल्डर भी खुश होते हैं। बिल्डरों को भी लालच, अति लालच के चक्कर में 2-2, 1-1 लाख में उन्होंने पार्किंगें बेच दी, क्योंकि बिल्डरों को पता है हम तो भैया मालिक है नहीं, कल भविष्य में उसका एक ही ना बेच पाए। इस चक्कर में बिल्डर ने शुरुआत में ही बेच दी। तो बिल्डर भी अगर मेंटेनेंस लेते तो 10 साल से पहले कोई बिल्डर नहीं छोड़ रहा थी रेलवे की सोसाइटी। 10 साल में अगर वो 2000 रुपये मेंटेनेंस लेता है एक पार्किंग की, तब भी वो 2 लाख से ऊपर लेता, और उसमें वो कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होता निवासियों का, ना ये नेतागिरी होती, ना ये ईओ का सिस्टम होता बिल्डर की जिंदगी भर मेंटेन करता। क्या जरूरत है हमें ईओ की? अगर सही बात सोची जाए, अगर हमारा हित हो और जो पार्किंग बची है वो बिल्डर बेचने की बजाय उसको रेंट में लगाते हैं, उससे ही रनिंग शुरू कर दे पार्टी। नहीं, ये तो चलिए बिल्डर और बायर की समस्या हुई। सबसे बड़ी चीज है विकास की इतनी अच्छी गाथाएं गौतम बुद्ध नगर में लिखी जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? जहां विकासों का नाम निशान तक नहीं है, घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। विकास के लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्मार्ट सिटी कह के आपके पास ना तो आज मेट्रो की सुविधा है, ना आपके पास बस की सुविधा है, ना आपके पास हॉस्पिटल की सुविधा है, ना आपके पास कोई बच्चों के लिए स्कूल भी सरकारी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। स्कूल की भी बच्चों के गवर्नमेंट स्कूल भी यहाँ नहीं है ना, दिक्कत तो ये हो रही है। ना आपके पास गवर्नमेंट स्कूल है, ना आपके सेंट्रल स्कूल है, कुछ भी तो आपके पास नहीं है। यहाँ तक कि जो रिटायर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनके लिए सीजीएस तक की सुविधा यहाँ नहीं है। सीजीएस के लिए उन्हें नोएडा जाना पड़ता है, नोएडा सेक्टर 12 में जाना पड़ रहा है इनको 10, और उसके बाद और छोड़िए तो बहुत छोटी बात है, जो ये 70 साल 60 साल के बीमार होते हैं, इनके लिए नियम ये है कि इन्हें तुरंत एडमिट नहीं लेना होता है हॉस्पिटल को, वो भी इनके साथ नहीं हो पा रहा, हॉस्पिटल को भगा देते हैं। तो बताओ इनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। अगर आज हमारे गवर्नमेंट सेक्टर मजबूत होता और ये हॉस्पिटल होते, ये स्कूल होते, क्या ये स्कूल वाले इतना अतिक्रमण कर सकते थे हमारा?
इतना हमारा नुकसान कर सकते थे। बच्चों के जो बस्ते बड़े बड़े हो रखे हैं, ये बस्ते इतने बड़े होते अगर एनसीईआरटी बुक होती तो। ये आम जनमानस से सोचना होगा, पूरे देश में एक बुक सिस्टम क्यों नहीं है, एनसीईआरटी की बुक क्यों नहीं एप्लीकेबल की गई, जबकि मोदी जी ने भी इस बात को बोला है। 14 साल मोदी जी को भी तो हो गए, क्यों नहीं इसको एप्लीकेबल किया जा रहा? क्या कारण है? सरकार तो डबल इंजन ट्रिपल इंजन बनती जा रही है, पर यह एप्लीकेट नहीं हो पाया। हम सबसे पहले अगर स्कूलों पे काबू पा लें, हॉस्पिटल पे काबू पा लें, यातायात पे काबू पा लें, देश को मिडिल क्लास को कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। अगर हमारा यातायात अच्छा हो जाए, हमारे पास हॉस्पिटल अच्छे हो जाए, हमारा स्कूल अच्छे हो जाए, हमारे शोषण, हमारा आधा पैसा तो यही खाया जा रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दे देते हैं। हमने खर्च जो बीमार होकर बड़ा बात है हमारे पे, तब हम हॉस्पिटल में भी कमाई दे देते हैं। तो मिडिल क्लास कर क्या रहा है? अगर लाखों की सैलरी ले भी रहा है, जिस दिन वो बीमार हो जा रहा है उस दिन हॉस्पिटल से कमला कर देता है। 40 से 50 लाख रुपए हॉस्पिटल खा जाता है। कोई बीमारी होती है तो ऐसा लिटाता है उसे कि बस सारा उसका इंश्योरेंस का पैसा भी, उसका जेब का पैसा भी समेट देता है। ये माया जाल फैलता जा रहा है, मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। पहले घरों में एक व्यक्ति नौकरी करता, पूरा परिवार चलता था, उसके कई बच्चे होते थे। आज तो हमारे 1 या 2 बच्चे की बातें भी हो रही हैं, हम सारे ही नौकरी कर रहे हैं, बीवी भी नौकरी कर रहे हैं, बच्चा भी नौकरी कर रहा है, हम भी नौकरी करते हैं। ये क्या है? क्या पहले सिस्टम नहीं था ये? पहले तो परिवार का एक सदस्य नौकरी करता था, सारे सदस्य पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, खाते भी थे, पीते भी थे, चाहे उतनी हायर एजुकेशन नहीं थी। ये हायर एजुकेशन के चक्कर में हमें ऐसा दलदल में डाला गया है कि हम बच्चे के पैदा होते ही 3 साल से पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पहले कम से कम मेरे समय में तो 6 साल तक तो हमने एंजॉय किया है। 6 साल के बाद ही हमारी पढ़ाई होती थी। अब स्थिति है 1 साल का बच्चा आँख खोल के समझता है, उसे स्कूल में डाल दिया जाता है। वहीं से शोषण बच्चे का शुरू हो जाता है, वहीं से माता पिता का शोषण शुरू हो जाता है कि 2 से 3 या 4 हजार रुपये उससे फीस लेना शुरू कर दी जाती है, उसके बस्ते बांध दिए जाते हैं। इसके लिए मैं चुनाव पे आया था, यही वजह थी, मैंने लोगों को बोला 3-4 हजार फीस तो शायद कहीं नहीं है। यहाँ जो मिडिल क्लास के स्कूल है उसकी, टॉप क्लास की तो हम बात नहीं करें, कम से कम भी 7,000 प्लस 2,000 से 2,500 उसके बस के भाड़ा, यानी 10,000 रुपया एक बच्चे का पड़ रहा है यहाँ। नहीं, मैं तो देखो एक नॉर्मल बताया है, जो और भी पब्लिक तो बहुत छोटे भी पब्लिक स्कूल है उनकी फीस बताइए। मैं तो हायर पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहा, हायर में तो मिडिल क्लास को गिनी गई है ना। मिडिल क्लास जितना लो जा सकता है उतना लो हो जाएगा। हायर मिडिल क्लास तक IAS अधिकारी वगैरह तो भैया टॉप नहीं पढ़ाएंगे तो DPS में पढ़ाएंगे, उनकी तो कोई फीस ही नहीं है। उसको तो 10,000 20,000 30,000 जो शिक्षा में ले लेता है, और उनमें उनको आपत्ति भी नहीं है, वो 3-3 4-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो 10-20 हजार देगा ना, फर्क नहीं पड़ता। पर एक जो मिडिल क्लास है बेसिकली 1 लाख से नीचे की सैलरी में होता है, और उसमें वो टैक्स भी देता है। आप सोचो मल्टीपल टैक्स, टैक्स के अंदर फिर टैक्स, उसके बाद GST, उसके बाद आपको सुविधाएं क्या मिली। और जो मैं देख रहा हूं, मैं तो हैरान हूं, देश में चुनाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, महंगाई पर कोई नहीं बोल रहा, ना कोई ये बोल रहा कि विदेशों का इतना कर्जा सरकार ले रही है, क्यों ले रही है। भाई कांग्रेस के टाइम में भी कर्जा लिया गया, इतना नहीं लिया गया। अब तो हम विदेशी कर्जे भी डूब रहे हैं। ऐसा क्या है? हमारा विकास हो रहा है सड़कों का, उसमें हमारे टोल लगा दिए जा रहे हैं, यानी विकास हुआ और विकास का दर तो हमें ही मिल रहा है, उसके पैसे तो हमें दे रहे हैं। सही मायने में जो विकास किया जा रहा है वो PPP मॉडल पे किया जा रहा है, प्राइवेट पार्टनरशिप की जा रही है सरकार के द्वारा, और वो हमारे पैसे वसूल के ही उसको कार्य किया जा रहा है। तो यानी सरकार अपने तरफ से कोई धन लगा के कार्य नहीं कर रही है, और जो ये पैसा ही सब मंत्रियों की सैलरी, इनके नेताओं के आपसी अधिकार इन पे खर्च हो रहा है। सही माने हम तो यही मानेंगे जब हमें कोई हिसाब ही दिया जाता है। पैसा ही सब मंत्रियों की सैलरी, इनके नेताओं के आपसी अधिकार इन पे खर्च हो रहा है। सही माने हम तो यही मानेंगे जब हमें कोई हिसाब ही दिया जाता। मंत्रियों की सैलरी पे कोई कुछ नहीं बोलता, मंत्रियों के फंड पे कोई कुछ नहीं बोलता। आप पेंशन 3-3 बार लेते हो, विधायकी की पेंशन लेते हो, छोटे छोटे इलेक्शन जीतते हो उसकी पेंशन लेते हो, आप जिस बड़े बड़े मंत्रालय में आते हो उसकी पेंशन ले लेते हो। तो मतलब उसके लिए तो कोई है नहीं, जबकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने पेंशन के लिए भी रो रहा है, ओल्ड पेंशन कर दो जी। मतलब स्थिति देखो क्या है देश की। एक सेवा के नाम से आया हुआ नेता जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो IAS अधिकारी के ऊपर बैठा हुआ है, और IAS अधिकारी के द्वारा शोषण करवा रहा है पब्लिक का। हैरानी की बात है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप बताओ, नेता अपनी सैलरी कम कर रहे हैं, वो तो बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, अपने भत्ते बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, उनका सब कुछ फ्री है, घर का रहना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ तो फ्री है, उसके बाद सैलरी किस बात की। सेवा भाव से आए थे, सेवा भाव के लिए आए हैं, सेवा के लिए सैलरी कहाँ मिलती है।
हमारे देश में सेवा के लिए सैलरी मिलती है। अब उस पे मुद्दे पे कोई बात नहीं करता, मिडिल क्लास की दर्द कोई नहीं देख रहा, और सही मायने में मिडिल क्लास भी सोया हुआ है। मिडिल क्लास को तो ये पर जाए ऑफिस और शाम को आए बिस्तर पकड़े और सो जाए। उसे अपने बीवी बच्चे दादा पादा इसके आगे सोचना ही नहीं है, दादा परदादा के आगे सोचना ही नहीं है उसने। अरे भाई भाई आगे अपने बच्चों को क्या दे रहे हो? मिडिल क्लास अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? जो बस्ते तुम्हारे बच्चों के बने, अपने बच्चों के उसके बच्चे के बनवाओगे। आज मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई 4,000 5,000 रुपए में कराई, मेरा बच्चा अपने बच्चे की पढ़ाई 10-20 हजार रुपए में कराएगा। तो कुल मिलाकर ये बस्तों का भार बढ़ रहा है, स्कूलों का भार, इसका अर्थ क्या है? अगर इतने ही पैसे हम जमा करते हैं, मैं तो कहूँ समस्त देशवासियों को एक ही सलाह देना चाहता हूँ, एजुकेशन सिस्टम बंद कर दो, गूगल के थ्रू पढ़ना शुरू कर दो, अपने बच्चे को खुद पढ़ाओ, खुद शिक्षित हो, और जितने पैसे सैलरी लेते हैं स्कूल वाले उतने का तुम RIP जो भी रिकरिंग डिपॉजिट कर लो या म्यूचुअल फंड या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो। 10 साल आप बच्चे को पढ़ाने लगा, 10 से 15 साल आप बच्चे को पढ़ाने में खर्च करते हो, करोड़ों रुपए खर्च करते हो। एक बच्चे पे कम से कम 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, कम से कम बता रहा हूं ये मैं। 2.5 करोड़ रुपए अगर आप SIP पे इन्वेस्टमेंट कर दो तो आप 50 करोड़ के पहुंचोगे। 50 करोड़ जिसके पास होगा उसे जरूरत है नौकरी की। नहीं नौटियाल जी, समय काफी हो गया, बिल्कुल। हम एक चीज और पूछेंगे आपसे, छोटा सा सवाल होगा। अगर आप राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और चुन करके आते हैं तो आप कोई 5 ऐसे काम बताएं जिससे समाज के लिए क्या हो। सबसे पहले मेरा कार्य है शिक्षा को मुफ्त करना। शिक्षा मुफ्त का मतलब बात यह नहीं है कि लोग भी सोचे कि दल से कैटेगरी में ले। शिक्षा हो सकती है अपना हॉस्पिटल मुफ्त करना, यह हो सकता है, ये और दूसरा यातायात। मेरा बेसिकली फोकस रहेगा शिक्षा पर। जितना हो सके शिक्षा को मैं ऐसा कर दूं कि पेरेंट्स को लगे शिक्षा के पैसे दे ही नहीं रहा हूं। गवर्नमेंट जो स्कूल है उनको बढ़ावा देना, पब्लिक स्कूलों को बिल्कुल बढ़ावा देना। अगर पब्लिक स्कूल है तो अपना अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट ले ले और गवर्नमेंट ही उसका खर्चा करे, उनका ऑडिट हो, इनका क्या खर्चा होता है, क्या टीचरों को सैलरी देते हैं, उसका जो एक्चुअल होता है आधा पैसा गवर्नमेंट भरे, आधा पब्लिक सेक्टर भरे, और तब बच्चों को, क्योंकि शिक्षा व्यापार नहीं है। आपने 3 काम गिनाया, मैं गिना रहा हूँ आपको, पहले शिक्षा ही पूरा नहीं हुआ मेरा। तो अगर ऑडिट हो जाएगा, आधा गवर्नमेंट उसमें खर्चा करेगी, आधा पब्लिक से, और जो भी पैसा आए उतना ही बच्चों से लिया जाए, और वो बहुत मिनिमम आएगा। मैं कह रहा हूँ 100, 200, 300 रुपए ज्यादा खर्चा किसी का नहीं आएगा बच्चे का, और 200, 300, 500 रुपए कोई परिवार दे देगा। 500 रुपए भी अगर एक एजुकेशन सिस्टम में हम खर्चते हैं एक बच्चे पर, तो वो बच्चा जो आगे निकलेगा, कल पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा, IAS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, तो उसके मन में ये माया का जो जल तंत्र आ रहा है, जो हॉस्पिटल में छिले जा रहे हैं, जो एक इंजेक्शन लगता है 5-5 हजार रुपए का, वो छिलेगा नहीं, क्योंकि उसे अब शिक्षा फ्री मिली। तो शिक्षा फ्री मिल गई, इसका मतलब वो अच्छा बन गया बच्चा आगे, उसने उसके माँ बाप ने संघर्ष नहीं किया, तो वो नेचुरल है, कल यही करेगा, हमारा बढ़ाएगा, वहां डॉक्टर भी हमारा फीस कम लेगा। सारा सिस्टम शिक्षा से सुधरेगा। शिक्षा अगर आपने मजबूत कर दी, शिक्षा सबको शिक्षित कर दिया देश में, तो नेताओं की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। शिक्षा का मतलब है ना तो कोई जात, ना तो कोई बात, ना तो कोई गरीब, ना तो कोई अमीर, यही है शिक्षा। बस ये ज्ञान सबको मिले, मेरी यही अपना देशवासियों के प्रति वो है, इसीलिए विचार से मैं यहाँ आया हूँ। और एक स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जिस व्यक्ति को मिल जाए बचपन से और अंत तक, बुढ़ापे तक, सबसे बड़ा प्रहार होता है बुढ़ापे में जाके, जब बच्चे भी छोड़ देते हैं और वो अनाथ आश्रम में जाते हैं, यहाँ जाके दुख होता है, क्योंकि बच्चे भी बहुत नहीं उठा पाते हैं, इतना महंगा सिस्टम है, तो बच्चे कुछ तो बोझ नहीं उठा पाते, कुछ जान के छोड़ देते हैं, जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। तो मेरा पहला तो शिक्षा पे ध्यान रहेगा, दूसरा मेरा फोकस हॉस्पिटल पे रहेगा, तीसरा फोकस नदी नाले, जितनी भी नदियां हैं ये गंदी ना हो, इनके अंदर नालों का वेस्टेज ना जाए, इस पे रहेगा। नालों पर मेरा फोकस रहेगा, नालियों का जो गलियों में जाती हैं, इसके अंदर बदबू ना रहे, क्योंकि देखो लोगों को ये नहीं पता, आधी से ज्यादा बीमारी हमारी नालों से और नदियों से हो रही है। ये पानी प्रदूषित हो रहा है, इसकी वजह से बीमारी, इसी की वजह से हॉस्पिटल में बीमारियां हो रही हैं और जा रहे हैं। जो कैंसर हो रहा है पता नहीं चल रहा कैंसर हो गया, ये वजह नाले हैं, ये जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जमीन के नीचे पानी जा रहा है, ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं,
वो गंदा पानी हमारे शरीर में जा रहा है। एक वजह ये है। जिस दिन हमारे नदी नाले ये सब साफ हो जाएंगे और जो देश की जो संख्या बीमार नहीं पड़ेगी, उनका पैसा हॉस्पिटल में खर्च नहीं होगा, उस दिन हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं ये सक्षम हो जाएंगे इलाज करने के लिए। क्योंकि बीमारियां रहेंगी नहीं ना। आधी बीमारी तो वह है कि जो होनी चाहिए। कैंसर बीमारी होनी चाहिए इंडिया में। हमारे साधु संतों का देश है, जड़ी बूटियों का हमारा ज्ञान है, हमारा योग है, उसके बाद हम बीमार हो रहे हैं आज की डेट में यहाँ भारत में रह गए। ये मेरा फोकस रहेगा और इसके जब ये हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि भारत को कुछ जरूरत है, हमारे देश को इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर पॉलिटिकल पार्टी में जो भी समाज के लिए कार्य करे, सेवा के नाम से आए, सबसे आधी बीमारी तो वह है कि जो होनी चाहिए। कैंसर बीमारी होनी चाहिए इंडिया में। हमारे साधु संतों का देश है, जड़ी बूटियों का हमारा ज्ञान है, हमारा योग है, उसके बाद हम बीमार हो रहे हैं आज की डेट में यहाँ भारत में रह गए। ये मेरा फोकस रहेगा और इसके जब ये हो जाएगा तो मैं नहीं समझता कि भारत को कुछ जरूरत है, हमारे देश को इसके अलावा कोई जरूरत नहीं है। फिर पॉलिटिकल पार्टी में जो भी समाज के लिए कार्य करे, सेवा के नाम से आए, सबसे पहले तो पेंशन है इनकी खत्म हो जाए, किसी की भी पेंशन ना रहे। यानी राजनीति में जो आ रहे हैं कोई सांसद और विधायक की पेंशन खत्म हो जाए, किसी की भी, चाहे किसी भी पद में हो, चाहे प्रधानी के पद में, चाहे कोई पद में हो, कोई पेंशन नहीं। क्योंकि सेवा का मतलब सेवा। मैं तो कह रहा हूँ सैलरी भी नहीं होनी चाहिए। चलो एक बार में सैलरी बोल सकते हैं क्योंकि भैया एक घर से चला करेगा काम, तो उसके जो खर्चे हैं वो भी ऑडिट हो। वाक्य में इसने सभा बुलाई, वाक्य में इतनी चाय बुलाई, उसका लिखित रिकॉर्ड हो, उसका हिसाब लिखित में हो, उसका बिजली का बिल हो। वाक्य में इतना खर्च होता है, भाई लाखों रुपए की बिजली फूक देते हैं अपने घरों में। क्यों इतनी कुछ हमारे घर की बिजली 10,000 5,000 पर नहीं आती, इनके लाखों में कैसे फूकती है? ये अलग टाइप के इंसान है। ऐसा क्या खर्चा कर रहे हैं, ऐसा क्या खर्चा हो रहा है वहां पे, उसका ऑडिट होना चाहिए। इन खर्चों पर कंट्रोल होना चाहिए। देश का सारा पैसा ही जा रहा है, सारा करप्शन में जा रहा है, ब्लैक मनी में जा रहा है, टोटल पैसा मतलब वेस्टेज है। ये इतना करोड़ों रुपए इनके पास होते हैं, कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि एक नंबर पर तो पैसा ही नहीं है इनके पास। या तो एक कृषि बन जाते हैं। आप देखो तकरीबन सारे नेता किसान हैं, चेक कर लो, सारी किसान की संपत्ति उन्होंने ले रखी हुई है, किसान से रिलेटेड उन्होंने कार्य करा है, कृषि से रिलेटेड, तो उनको टैक्स लगता है, कुछ लगता है, नेता को वैसे भी टैक्स लगता है। ये जो सिस्टम है भाई, ये क्या मिडिल क्लास और एक बिजनेसमैन पे ही एप्लीकेबल है। आज देखो क्या हालत है। पहले देश की हालत थी कि बिजनेसमैन टैक्स ज्यादा देता था, मिडिल क्लास कम देता था। अब तो मिडिल क्लास और बिजनेसमैन टैक्स का अंतर ही खत्म कर दिया, उल्टा वो एक्सेस हो गया। 25% बिजनेसमैन टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास 30% दे रहा है। क्या सिस्टम है देश का, क्या करना चाह रहा है देश? कह रहा हूं टैक्स लो, जितना मर्जी लो, बस शिक्षा फ्री कर दो, स्वास्थ्य फ्री कर दो। हम अमेरिका को देखते हैं, अमेरिका की बातें करते हैं, अमेरिका से सीखना भी चाहिए। वहां पे भी दो ही पार्टी हैं सत्ता में आती हैं, यहाँ भी दो ही पार्टी एक बार ज्यादा लिया होता है, कांग्रेस और बीजेपी। ये पार्टी सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए। या तो लोकतंत्र अमेरिका की तरह बना दो, दो ही फ्रंट रहेंगे और योग्यता के हिसाब से वहां चेयर पे आएगा, डिबेट के हिसाब से आएगा। ऐसा यहाँ कोई नेता नहीं है जो डिबेट के हिसाब से यहाँ पे आए, योग्यता के हिसाब से आए। यहाँ गुच्छों से इकट्ठे होते हैं, गुच्छों में जीतते हैं और सीटें खरीदी जाती हैं, तब नेता पैदा किया जाता है, तब हमारा मुख्यमंत्री बनते हैं, तब हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। ये बहुत ही जिसे कहते हैं गलत सिस्टम है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मेरा तो बस सबसे पहला यही सवाल रहेगा, शिक्षा पे मेरा ध्यान रहेगा। हर बच्चा शिक्षित हो, जब वो शिक्षित होगा वोट सही जगह करेगा, सही व्यक्ति को चुनेगा, और जब वो सही व्यक्ति को चुनेगा तो नेचुरल वो जो व्यक्ति जिनका आएगा वो देश के हित के लिए कार्य करेगा। और मेरा ये मानना है कि आप अपने लोकल जो आपके साथ है उसको अगर वोट करके जिताते हो, पार्टी विशेष को ना देखो, चाहे वो निर्दलीय आए, उसको आप जिताओ, जरूर आपके लिए कार्य होगा। हर राज्य हर स्टेट में इस तरह की। देशवासियों के लिए क्या संदेश होगा? देखो, निस्वार्थी तो होने के लिए फिर तो मैं कह रहा हूं भगवान का कुछ उसको वरदान होना चाहिए। और निस्वार्थी एक ही सूरत में आदमी हो सकता है, वो अपना व्यापार छोड़े, अपनी नौकरी छोड़े। ये दो चीजों व्यक्ति छोड़ देगा, वो ऑटोमेटिक निस्वार्थी बनेगा। कलयुग में तो ये दो चीज छोड़ सकता है इंसान निस्वार्थी होने के। काफी हद तक छोड़ फर्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने त्यागा है बिजनेस को, मैंने त्यागा है अपने नौकरी व्यापार को,
इस तरह से अगर कोई लोग ध्यान दें, भाई एक एज में आगे, मेरे तो माने 45 साल के बाद तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, आसपास समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। यानी जो रिटायरमेंट 60 और 65 पे हो रही है उसे 45 पे ला दें। बिल्कुल 45 साल के बाद तो जॉब ही नहीं होनी चाहिए। जो 45 साल के बाद जॉब करता है उसको समाज का कार्य करना चाहिए। सब ये सरकार ही उसको लेके आए, भाई तू इस फील्ड में काम करना, देख ठीक इस फील्ड पर तू काम कर, उसे जॉब ना खा जाए, वो समाज से तरीके का काम करे। और अगर वो सरकार चाहे कि कुछ उसको उसके लिए दे दे कि अगर तो उसमें पैसा नहीं है, कोई अर्निंग नहीं है, मान लो उसने 45 साल के इतना ना तो कोई प्रॉपर्टी जोड़ पाया ना वो कुछ कर पाया, क्योंकि पेंशन भी मैं मना कर रहा हूँ, जो उसकी अर्निंग खाने पीने का खत्म हो जाएगा तो बेचारा वो करेगा क्या। उस केस में उन व्यक्तियों को सरकार उतना पैसा दे दे कि वो अपना घर खर्च कर ले, अपना घर का खाना खा ले, बस। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं उसके तो बच्चों को पढ़ाने का उतना पैसा उसको मिले, पर 45 साल के बाद सब खत्म हो जाए सिस्टम। सही माने में जो उम्र है इंसान की, जो हमारे सनातन में बोला गया, 30 साल ही है। 30 साल हमने इंसानों ने अपनी एक्चुअल उम्र है हमारी, बाकी तो हमने जानवरों की उम्र ली है, कुत्ते बिल्ली घोड़े भैंसे सबकी उम्र खाई है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो इस संसार में नोट कमाता है और खाने के पीछे भागता है और दूसरे का धंधा खाता है। एक प्राणी है जिसे कोई चिंता नहीं है, वो सब भगवान के सहारे है, उसे खाना मिलता है। भूखा प्राणी है कोई नहीं देखा हमने। अभी आप देख रहे थे नरेश नौटियाल जी ने बड़ी मार्मिक शब्दों में अपना सफरनामा बताया, राजनीति की शुरुआत बताई, समाज सेवा कैसे शुरू हुई, उसका सफर इन्होंने कैसे तय किया और आम जनमानस के लिए क्या आगे करने वाले हैं, यह सब आपने सुना। बने रहे हमारे साथ, फिर जल्द मिलेंगे कुछ नए मुहिम, नए सफर में। नरेश नौटियाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी बात बताई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त गौतम बुद्ध निवासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त देशवासियों को नमस्कार। नमस्कार।